बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर लाइव लाइव सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सारी दुनिया की जो नजरें हैं वो लद्दाख पर जमी हुई हैं। लद्दाख इंडिया और चाइना के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है। हाल ही में जो तनाज़ा देखने में सामने आया, तो वो अभी तक उसका कोई नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना और भारत की फौजें लद्दाख पर पहले आमने सामने आई हों। इससे पहले भी 1962 में चाइना की फौज जंग हुई है। उसके बाद 1965 और 1975 में भी झड़पें कुछ जो है वो झड़पें देखने 15-16 जून की दरमियानी रात है, उसमें गलवान जो है इलाका गलवान वादी, वहां पे एक इंसिडेंट पेश आया। उसमें दोनों जिसके नतीजे में अब तक जो स्टैट सामने आए हैं उसके नतीजे में 30 से ज्यादा जो फौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें भारतीय कर्नल भी जो है वो शामिल है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अभी तक जो है यही क्लेम कर रहा है कि उनका कोई जवान जो है वो इस बात नहीं हुआ। अगर ये चाइना की बात करें तो चाइना कई किलोमीटर तक इंडिया के अंदर आ चुका हुआ है। तो सब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं अतर कादमी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और ऐसी काफी गहरी नजर रखते हैं ऐसे मामला पे। यासिर इलियास साहब हैं पाकिस्तान से मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद कर्नल सैफपाल राघव साहब हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम सब मेहमानों का। पहले अतर कादमी साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा पस मंजर इस वाक्य का बता दें और जो ये जगह है लद्दाख जो टेरिटरी है इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दें कि ये वाक्य क्यों पेश आया और ये जगह जो है वो है कौन सी। देखिए, जिस तरह आपने भी शुरू में एक्सप्लेन किया कि इंडिया और चाइना के माबैन ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये कोई आज का नहीं है, बहुत अरसे से है। 60s में इसके ऊपर वॉर भी हुई, उसके बाद भी थोड़ी बहुत झड़पें होती रही, लेकिन 90s में जो माहदे हुए उसके बाद वहां पे कोई गोली नहीं चली। और अमूमन जो भी इस तरह का मसला होता है, अगर इंडिया उनके एरियाज में जाए या चाइना इंडिया के उन एरियाज में आए जिन्हें इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे एरियाज हैं, तो मिल बैठ के ये लोग ये मसला हल कर लेते हैं। हमने 2013 में देखा, 17 में देखा, इनकर्जन्स होती रही हैं और चाइनीज आते हैं या इंडिया उधर जाता है तो ये बैठते हैं, बॉर्डर टॉक्स होती है और मसला हल हो जाता है। इस दफा ये सिचुएशन डिफरेंट इसलिए है कि चाइना जिस एरिया में आया है वो बड़ा क्लियर है कि वो एरिया पहले चाइना ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो हमारा एरिया है, ठीक है। और चाइना उधर तक पहुंच गया जिसको टेक्निकल टर्म्स में इन्होंने नाम दिए में फिंगर 1, फिंगर 2 अप टू फिंगर 8। तो इंडिया जो है वो अप टू फिंगर 8 तक जाता था और ये इस वक्त जो चाइना है ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में कर्नल साहब इसके ऊपर बता सकेंगे कि ऑलमोस्ट फिंगर 4 तक आ चुका है उस एरिया में जिसमें वो पहले कभी भी नहीं आया। और आने के बाद वो अब ये क्लेम कर रहा है कि ये हमारा एरिया है। सो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक प्री प्लान चाइना ने इंडिया को प्रीएम्प्ट किया है, या इंडिया को वो समझ रहा था कि इंडिया यहाँ पे कोई एक्सपेंशन करना चाहता है, तो चाइनीज सोचे समझे मंसूबे के तहत वहां पे आए हैं। और मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं कि उनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। आप देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे किस तरफ जाती है। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हमने देखा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जो लद्दाख में चीनी फौजें हैं वो आना शुरू हो गई थी। उनके जो दस्ते हैं वो वहां इल्म था बात का, इसके बावजूद ये वाक्य पेश आना इंटेलिजेंस फेलियर भी है और आपकी फौज का फेलियर भी है। जी, जैसा अभी काजमी सर ने बताया, he gave a very very vivid and crystal picture। चाइना जो अभी लाइव एक्सरसाइज कर रहा था, बॉर्डर के बिल्कुल साथ में कर रहा था, इस दफे वो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आया है। और जो हमारी पेट्रोलिंग होती थी, ही स्टार्ट इंटरफियरिंग। पहले बिकॉज वहां पे कोई फेंस नहीं है, वहां पे कोई डिमार्केशन नहीं है, इट इज ए ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हमारे बॉर्डर्स को दर्शाती हैं। जब हम पेट्रोलिंग के लिए गए, दे स्टार्ट इंटरफियरिंग। नहीं तो पहले आपस में दोनों पेट्रोल जाती थी, आपस में क्रॉस करते थे, इवन हेलो तक बोलते थे। तो इस दफे सिचुएशन बिकम ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज इट वॉज ए प्री प्लान। जो उनके कमांडर्स हैं, जो आप पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ चाइना टुडे विद इन देयर कंट्री अगेंस्ट देयर पार्टी और ए प्रेसिडेंट, वी ऑल नो। और
इसी कोविड के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे भी he want to divert the attention in a different direction. One, his home picture. Second, Hong Kong. Third, this issue. Moreover, he has bought his one more mechanized division in area of दौलत बेगी बेग ओल्डी, वहां पे भी स्ट्रेंथ वो जो है, इज बूस्टिंग अप द स्ट्रेंथ. नाउ ही इज प्लानिंग, नाउ जो टॉक हुई थी हमारी, कॉर्डियल हुई थी 6 जून को, जो कॉर्डियल टास्क मिलिट्री कमांडर्स में हुई, उसमें सहमति भी बनी थी कि विड्रॉ करेंगे. जो इंसिडेंट हुआ था 15 और 16 को, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर एंड 19 अदर रैंक्स शहीद हुए थे, वो एक प्लानिंग है. जो काजमी सर ने भी इसको बताया कि एक वहां पे बड़े डिसेंट तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से जो डिफेंस फोर्सेस आपस में बात करती हैं बॉर्डर पे, उन्होंने एक्सप्लेन किया. एंड वेरी सीनियर ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, ही इज कमांडिंग 800 पीपल, एंड बड़े तरीके से बताया. बट इट वाज ए प्री प्लान एंड सिचुएशन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट. आज इंडिया के अंदर उसकी वजह से एक अलग माहौल हो गया है. और राइट फ्रॉम J&K टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट, एक चाइना के अगेंस्ट में एक मुहिम शुरू हो गई है. अभी आर्थिक बहिष्कार जो चाइनीज का बिजनेस था हमारे साथ, पीपल, कॉमन पीपल हैव स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट. ही इज नॉट बाइंग थिंग्स. तो इट हैज बिकम ए नेबर, हॉस्टाइल नेबर. नहीं तो चाइना के साथ 62 में वी सफर्ड, 67 में वी हैव एक्सक्लेटेड और he suffered 500 casualties. उसके बाद he started in 93 peace and tranquility, and 96 and 2013 and 17 Doklam also. 17 days we were eyeball to eyeball. What I mean to conclude it, sir, the situation has become a very, very difficult. It's a very tense situation. And he has also massing up the troops. We have also built up matching deployment, combat air patrols, and physical domination situation is tense था. अच्छा साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह की कर्नल साहब ने भी बताया कि इंडिया के जो लोग हैं वो एक बाइकआउट की मुहिम शुरू कर रहे हैं चाइना की. तो अभी जो सिचुएशन है कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, और पूरी दुनिया से एक, आप इसको कह लें कि रीस्टार्ट जो है वो होने जा रही है. तो क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है अभी चाइना के साथ बाइकआउट करना? देखें, एक तो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि चाइना पूरी प्लानिंग से आया है, और लग रहा ये है कि उनका वापस जाने का मूड नहीं है. इसमें यहाँ पे जो एक चीज मैं पहले जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि जो इंडिया का रिस्पांस था, वो रिस्पांस कोई इतना अच्छा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. बड़ा लेम रिस्पांस था और ये चीजों को समझ नहीं सके. और उस वक्त भी जब मेरी डिफेंस एनालिस्ट से बात होती थी, इंडिया के चैनल्स पे भी बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि आप इसको लाइटली ले रहे हैं, इसको आप पुट 1 and 1 टुगेदर और इसको देखें कि ये चीजें किस तरफ जा रही. वो कहती नहीं, ये पहले भी होता है, वो चले जाएंगे. लेकिन इंडिया की आर्मी के अंदर ही रिटायर्ड जो सीनियर अफसरान थे, संजीदा अफसरान थे, जनरल लेवल के लोग, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से मुजाहरा करना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए और फौरन एक रोबस्ट किस्म का पॉलिटिकल रिस्पांस देना चाहिए. हुकूमत आगे से फौरन रिस्पांस देती कि चाइना हमारे इलाके में आया है और आप वापस जाएं. जब पॉलिटिकल रिस्पांस आपने नहीं दिया, वो जो रिस्पांस उस वक्त वो डिजर्व करती थी सिचुएशन, फिर आपने अपने फौजियों को ये भी इजाजत नहीं दी कि वो बंदूकें उठाएं. अब कोई 20 बंदूक का मारा जाना, वो भी दुनिया के कोई भी फौजी हो, असद वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा होता है, सरहद पे खड़ा है, एंड वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम कि वो अपने देश की हिफाजत के लिए वहां खड़े थे. लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी, उन्होंने उनको कंप्लीटली फेल कर दिया. अब वो बेचारे डंडों के साथ तो वहां लड़ नहीं सकते थे. जब चाइना आ गया इतनी एग्रेशन में, उस पोजीशन में जहां पे वो उसको नहीं होना चाहिए था, तो फौरन एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए था, ताकि मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता और वो अपने सोल्जर्स को कहती हाँ सिचुएशन डिफरेंट है, हम इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे. अब बात आ गई कि बाइकआउट की, और ये वो चीजें हैं कि इज टू लिटिल टू लेट, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, अब ये मसला इससे तो हल होगा नहीं कि कोई फोन ना खरीदे, कोई ये नहीं खरीदे, कितना अर्सा नहीं खरीदेंगे.
अब एक टीवी चैनल है वो कह रहे थे कि चाइना की चीजों का हम बाइकआउट कर देंगे, और नीचे उनका जो एक एड चल रहा था वो एक चाइनीज प्रोडक्ट का एड चल रहा था, वो इश्तिहार चल रहा था। तो मसला ये कि हम एक दूसरे पे इतने ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, दुनिया में कहीं पे भी आप हो तो आप चाइना और इंडिया का ट्रेड दो तरफा है। ये नहीं है कि सिर्फ चाइना यहाँ पे बेचता है, इंडिया से भी बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सपोर्ट होती हैं। तो दोनों इमर्जिंग बिग पावरफुल इकोनॉमीज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इकोनॉमिक वॉर इन दोनों के लिए बेहतर होगी या इस तरफ ये जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो मुझे जाती तौर पे मायूसी हुई है, जो पॉलिटिकल रिस्पांस है इंडिया की तरफ से, वो बहुत मायूस कुन है। अच्छा, पॉलिटिकल रिस्पांस की आपने बात की, तो यासिर साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि मोदी का किरदार है, मोदी साहब का, वो कैसा देख रहे हैं आप सारे मामले में? देखें, असद पावर के अपने डायनामिक्स होते हैं, और पावर का सबसे बड़ा जो मसला होता है कि ये अपनी वीकनेस भी खुद होती है। आपके अंदर से इंडिया इस वक्त जो है टर्मोइल है इंडिया में। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अपने दोनों पैनलिस्ट से जो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं मेरे लिए दोनों, लेकिन ये है कि इंडिया के अंदर भी इस वक्त अजीबोगरीब, जिसका कर्नल साहब ने बात की कि चीन ने कोविड से और हांगकांग की सिचुएशन से डाइवर्ट करने के लिए टेंशन दुनिया की, ये एक एडवेंचर किया गैलवान वैली में। तो इस तरह तो फिर बड़े आराम से हम कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा वेटेज है कि इंडिया की अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर, जो वहाँ पर इस वक्त सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सूरत हाल है, जो कश्मीर के अंदर अपराइजिंग है, और जो उसके अलावा इंडिया के अंदर बाकी माइनॉरिटीज़ को लेकर, खासतौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेकर जो एक अनरेस्ट है, उसकी तरफ डाइवर्शन के लिए मोदी साहब भी तो इस तरह के बिल्कुल स्टंट्स करते रहते हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम इंडिया की तरफ से, दिल्ली की तरफ से हॉस्टाइल किस्म की देखते रहते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि यार कि चीन की तरफ से कोई इन्ग्रेशन है। अगर चीन की तरफ से इन्ग्रेशन है तो दो पॉइंट्स उसको बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि चीन की तरफ से अगर ये इन्ग्रेशन है तो ये इन्ग्रेशन एक ऐसे इलाके में है जिसका स्टेटस येट टू बी डिफाइंड। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो वेस्टर्न साइड है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वहाँ पर इंडिया को जो कब्जा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, वो दुनिया के हर कानून से, दुनिया के हर जाविये के एतबार से और हर ज़ाब्ते के एतबार से जो है वो गासबाना, गैर मुनसिफाना और जाबराना कब्जा है। तो इसलिए जो चीन की एग्रेशन है वो कहाँ पे है? कोई इंडिया के किसी सेटल्ड इलाके में अगर चीन की वो एग्रेशन की बात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत जब ये खुद तस्लीम करता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जो चीन और भारत के माबेन है, इसकी डिमार्केशन नहीं हुई। दोनों तरफ जो है भारत और चीन दोनों मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बियॉन्ड जो इलाके हैं उनको क्लेम करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यार कोई इलाका है फ्रिज जाए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि चीनी इमिग्रेशन है, ये ज़्यादा जो है मुझे दिल्ली का डिज़ाइन लगता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इंटरनली इस वक्त काफ़ी मसाइल हैं जिनसे उसको डाइवर्जन भी चाहिए तवज्जो से। और दूसरा, अगर चीन देखे, चीन में कोई बड़ी वाज़ेह तब्दीली नहीं आई वहाँ सिवाय कोविड की सूरत हाल के। जो मुसलसल तब्दीलियाँ आ रही है, जो सिचुएशन तब्दील जो हो रही है, वो भारत में बड़ी तेज़ी के साथ सिचुएशन तब्दील हो रही है, इसलिए भारत में ज़्यादा अनरेस्ट है। भारत, अगर चीन समझ रहे हैं कि इंग्रेशन कर रहा है, तो भारत का और कौन सा पड़ोसी जो है भारत के साथ खुश है? नेपाल के साथ भारत के मसाइल चल रहे हैं, आपको पता है, भूटान के साथ भारत के मसाइल चल रहे हैं, इवन अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स में जो है वो मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो कॉन्टीन्यूसली एक हिस्ट्री है मसाइल की। तो ये, इसलिए मुझे ये लगता है कि भारत ये गलती कर रहा है। और लेट मी से दैट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो भारत के लिए मिखाइल गोरबाचोव साबित हो। अच्छा, चाइना ने आपके सामने 5 पॉइंट रखे हैं, 5 मुतालबा जो है उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की दूसरी जानिब जो भारतीय तामीरात हैं। असद सॉरी, आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ टक टक हो रहा है, तो वो फिर किस कर्नल साहब को भी समझ नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। जी कर्नल साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो आ रही है पर डिस्टरबेंस है सर। आवाज है लेकिन डिस्टरबेंस है, वो इट इज ए नॉइज एंड डिस्टरबेंस है जी। अच्छा कर्नल साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो चीन ने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, इसमें मैंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके दूसरी तरफ जो भारतीय तामीरात हैं उनको और हिस्से में जो फौज की तादाद है उसको कम किया जाए, आर्टिकल 330 का खात्मा जो है वो किया जाए, उसके बाद पीस एक्ट के मामला में दखल न दिया जाए। अगर आपकी इस 5 पॉइंट पे जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है चाइना के साथ, वो नहीं होती, तो क्या आप अगले मरहले के लिए तैयार हैं और अगला मरहला क्या होगा?
सर एक तो ये साउंड जो है ना सर, वो थोड़ा सा आ रहा है, डिस्टरबेंस नॉइस आ रहा है। कैन यू हियर मी क्लियरली? बिल्कुल आपकी आवाज हमें आ रही है। अच्छा, फाइन सर, फाइन सर। सर हमारा अभी जो डिप्लॉयमेंट था वो पहले इतना नहीं था, बिकॉज जब जो भी नेबरिंग फोर्सेस आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, चाहे हम इंडिया पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान इंडिया को, बी इन्फॉर्म टू द डीजीएमओ सर। इस दफे जो उनका ऑफ अलर्ट था, लाइव एक्सरसाइज थी तिब्बत के इलाके में, दिस टाइम दे हैव कम विद ऑल देयर इक्विपमेंट like JCB, earth moving equipment, and beside military equipment, they have come with a different equipment, sir. Their intention was different, and it is a strategy, sir. हम लोग तो before 47 एक लाइन ही खिंच की है हमारे और बीच में, आपके में, लेकिन हमारे जो डायनेमिक्स हैं वो सेम है। चाइना का आप समझो मिलिट्री कमांडर है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर जो बैम्बो पे लिखे हुए हैं, he has always said never fight a war, but deception and force the enemy that he should not fight a war. So this is one of the strategy. आप ये देखिए वियतनाम के बाद he has never fought any war and he suffered a very humiliating, he lost 50,000 troops sir in Vietnam war. मैं ये कहना चाहता हूं सर कि चाइना की हमेशा से एग्रेसिव पॉलिसी रही है, देयर कमांडर्स की भी रही है। You know, in their army, just for information of other, you are a very learned man, they got a political wing. Beside a military wing in the unit, there is a lieutenant colonel rank, there is a political वो उनका वो होता है, and they monitor to that level, central military commission and all that. It is not like Pakistan or Indian army, they have got a chief of the army staff or a NSA or a democratic country. They have a very well plan. And Jinping has served in the army. He got a military experience also. His theater commanders, he got earlier 7 theaters. Now he has come down to 5. He has developed his naval and the air warfare, virtual warfare. They have developed a lot. जो situation अभी उस साइड पे हो रही है, massive amassing of troops, we realized little late when we did not know his intention. Intention cleared on the night of 15 and 16. Sir. Then we built up our army, and we are now very comfortable position, sir. Matching deployment, and हमारी आर्मी सक्षम है। ग्लोबल टाइम ने भी ये बोला है, Indian troops are the better seasoned troops. Sir. They have fought war in mountains. They are already in -15 Sichuan. So now this is a negotiation table. But the question is, जब वे लोग मिलिट्री लेवल, कोर कमांडर लेवल पे बात हो गए कि वी विल थिन आउट दिस एंगेजमेंट, एंड नाउ दे आर चेंजिंग टेकिंग ए यू टर्न। तो इट इज अ वेरी वेल प्लान, जो काजमी सर ने बताया, इट वाज अ वेरी वेल प्लान ऑपरेशन सर। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट नाउ द इट हैज मैचिंग डिप्लॉयमेंट। दे हैव मूव्ड देयर फ्रॉम तिब्बत, दे हैव मूव्ड देयर 4th डिवीजन, मोटराइज्ड डिवीजन, दे हैव मूव्ड वेरी शॉर्टली। रॉकी नाला जो दौलत बेग ओल्डी पे है, वहां पे उन्होंने रॉकी नाला पे भी डिप्लॉयमेंट बड़ी हैवी की है, हम लोगों ने भी डिप्लॉयमेंट की है, और वी आर इन अ वेरी 1-to-1 eyeball to eyeball सर। अच्छा कर्नल साहब, अगर हम आपका ये जो है वो बात मान भी लेते हैं कि चाइना की जो इंटेंट, लेकिन अगर इंडिया के किरदार की बात करें तो अगर हम देखें कि 3 जो हमसाए हैं वो तीनों ही इंडिया से कुछ नजर नहीं आते, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और अब चाइना भी जो है वो शामिल है। सर फर्स्ट आई टॉक अबाउट नेपाल। नेपाल का भी यू नो इट, वी आर ऑल लर्नेड मैन सर, एंड वी आर अबव ऑफ एवरीथिंग। नेपाल को दिस इज द ओनली टाइम, इफ वी वुड हैव बीन रॉन्ग, हिज प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, ही इज फेसिंग आफ्टर दिस मैप के दिखाने के बाद में उसको भी इंटरनल प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, दंगे होने शुरू हो गए नेपाल में। वहां की गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन ने भी बोला है कि दिस इज नॉट, बिकॉज इट इज ए पावर डायनेमिक्स। नेपाल के अंदर भी सर, आई कोट एग्जांपल, 2 days back their 7 villages have been occupied by the China, and there is a uprising within the Nepal sir, and you see it is a isolation of a thing,
because that trap of China, he is doing that, sir. वहां पे जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, अपना मार्केट बना रहा है, he is doing all that. Even India, sir, people of common man has come to know at this situation कि China has so much of investment beside his trade. He has a tender in the government companies. Now they have been cancelled, sir. This is China debt trap policy है. हमारे साथ, श्रीलंका के साथ, even East Africa, they are doing all that. And today there is no doubt he is economically very, very strong, sir. And region में peace आने के लिए, we are a emerging power. He is also a emerging power. He want to be claimed that he will be a 2049, he will be the superpower. We do respect for his economical efforts, but he should not disturb India as well as Taiwan, even Philippines. So much. He's sending his aircraft, sometime, patrolling in the naval base, he's disturbing. So we as a responsible nation and Asian country, we must isolate Pakistan. Tell him also, like we are in position to stop his maritime, if we deploy maritime assets, he has a 20% of business. We can choke down his business very easily. Now you see, America have also come in. He is also patrolling there. So what is, as a responsible nations, we should tell China in a certain term to isolate him in all the fields. He should behave. We are very fine that he is having an initiative for all road, one belt, one road. It's very nice. Develop a trade. You see, I was involved with his border area. Long back, he was concentrating, totally focusing on economy. His weapon system, his aircraft, he was not bothered. Now he has become economically very strong. He started disturbing the neighbors. You see the Tibet, सारा उन्होंने ले लिया सर. तिब्बत जो है, it autonomous region, as a good neighbor, हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं थी. अगर तिब्बत would have been a country, हमारे को चाइना के we were not meeting any of his geographical line. So now today with us, tomorrow with somebody with Myanmar, because he has also he will flex his muscle one day. So as a responsible nations, we should do. Now I come to the Pakistan, sir. You see, after 47, due to some political this side or that side, common people do not want this conflict. Sir. Let me be very, very clear, sir. Common people, we have a same background, we have the same culture, we have fought, took a independence with the British, and lot of, in Indian Army, our Muslim officer. कर्नल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपकी दिल्ली की पॉलिसी में नजर नहीं आता कि कॉमन पीपल वहां का क्या चाहता है भारत का. आपकी दिल्ली की पॉलिसी कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही. कभी आपकी दिल्ली की पॉलिसी हॉकिश रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान, खासतौर पे आपकी दिल्ली की पॉलिसी बहुत हॉकिश रही है. Sir, let's talk at our level first. I'll come to that. Common people, we share the same interest, we same culture, we same geography. It is only a line have been drawn in 47. But due to some or other thing, the shape has taken differently. Atal Bihari Vajpayee time, it was a very cordial, most favored nations, and we have, lot of friends. Now we are talking. Kadmi sir, I must, respect, and the whole world should give a, salute to him. He has this, agenda to get the people closer, get the people in a good, peaceful, as a civilized nation, as a civilized people, as a civilized nation, as a civilized society, we should develop. We are young. Those who have done wrong, we should forget. Now, we should come in a one thing, we should force the both side leadership. The common people want peace. We don't want, we are brothers, we have a same, interest. So our efforts of the young people, young youth, you are the powerful voice of Pakistan, and same voice is heard in the India and Asia. So I'll request you, sir, of your colleagues, peers, we should make the environment so that love and peace usher, and we become a one superpower. So nobody should take a chance to
like hit us today, hit us tomorrow to you and some other our neighbors. Thank you, sir. यासिर साहब कुछ कहना चाहिए, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए ये दो चीजें हैं, कर्नल साहब जाती तौर पे तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्नल साहब ने एक तो बात की कि चीन के नेपाल के अंदर उन्होंने बात की कि जिस तरह चीन नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, बकौल कर्नल साहब के मेरा ख्याल है कि उनका कनेक्शन चला गया। अच्छा साहब मैं आपकी बात जी आप जब आप माइक म्यूट करते हैं तो अपना माइक म्यूट कर लिया करें क्वेश्चन करने के बाद। मेरे ख्याल में ये आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है, आप अपना माइक म्यूट करके देखें। देख लेता हूं जी। आप सबको डिस्टरबेंस आ रही है कर्नल साहब आपको और अलियास साहब आपको? नहीं सर, आप कुछ नहीं सर, लेस बेटर सर, बेटर। अच्छा चलें ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। मतलब जो बंदा सिर्फ बोल रहा हो उसका माइक ऑन रखें, बाकी सबको ऑफ कर दें ताकि जो है ये डिस्टरबेंस ना हो। जी यासिर साहब अपना जवाब सुन लीजिए। जी मैं एक बात वही कर रहा था कि एक तो कर्नल साहब ने जिस तरह कहा कि चीन के तोसी पसंदाना अज़ाइम है खिते में और वो बाकी अपने नेबर्स को, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को इंगेज कर रहा है ट्रेड में और डेवलपमेंट में, मुझे आर्गुमेंट समझ नहीं आया। तो भारत भी तो यही कर सकता है, भारत भी ट्रेड कर सकता है, डेवलपमेंट में पार्टनर बन सकता है, तरक्की में पार्टनर बन सकता है, बिजनेस कर सकता है अपने पड़ोसियों के साथ। भारत क्यों चाहता है कि वो सारों को जो है चाचा चौधरी बनकर या बंदूक उठाकर अपने सारे पड़ोसियों को जो है वो दबा सकता है? भारत का जो हॉकिश एटीट्यूड माजरत के साथ श्रीनगर के हवाले से है या मकबूजा कश्मीर के हवाले से है, वही डिटो उनका बिहेवियर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के लिए भी है। छोटे ममालिक के साथ भारत क्यों नहीं चीन की तरह बड़ा बनता है इस खिते में कि भाई ट्रेड डेवलपमेंट ये भी एक मॉडल है दुनिया में कोऑपरेशन का। दूसरे ने बात की यार कि 47 की एक लाइन बड़ी ही वाजे हो चुका है कि वो बड़ी बेहतरीन लाइन थी उस वक्त के हवाले से, क्योंकि अभी जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है अनफॉर्चुनेटली उसने साबित कर दिया कि 47 की लाइन जो है वो सिर्फ इनिशियल था और पहली लाइन थी। ऐसी और लाइनें हाकिम बदन हो सकती हैं इस खिते में, मजीद पोटेंशियल है ऐसी लाइनों का। तीसरी चीज़ यही है कि जो बात वो कर रहे थे यार कि भारत पाकिस्तान के साथ या भारत की आम आवाम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है या पाकिस्तान में जो यूथ है या पाकिस्तान की जो आवाम है वो भारत के साथ कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहती है। बिल्कुल ऐसा है, जो हमारी भी बात होती है अच्छी सेन वॉइसेस से अक्रॉस द बॉर्डर, यहाँ पे भी उनसे ये ख्वाहिश ज़रूर नज़र आती है। लेकिन ओवरवेलमिंगली सेंटिमेंट क्या है? ओवरवेलमिंग सेंटिमेंट आपको नज़र आता है लोकसभा के नंबर्स में। लोकसभा में मोदी साहब ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर वापस आए हैं। हम ये पिछले 8 साल से 10 साल से बातें सुन रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है या एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो वो फिर लोकसभा में तो रिफ्लेक्ट करे। आप अपने वोट की पर्ची के साथ तो वो पावर्स लेकर आए जो पाकिस्तान के साथ को एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करती हैं। आपके यहाँ मुसलसल पावर्स वो आ रही हैं जो पाकिस्तान को क्रश करने की सोच रखती हैं या पाकिस्तान को ख़त्म करने की या खित्ते के छोटे ममालिक को, पड़ोसियों को। आपकी इंगेजमेंट का तरीकाकार डिफरेंट रहा। आप पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए अफगानिस्तान के जरिए से भी पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस करवाते रहे। काबुल के ऊपर दरिया सलमा डैम बनाने की क्या जरूरत थी भारत को? क्या मिला? भारत की इन चीज़ों से मिला भी कुछ भी नहीं है। बात करनी भी नहीं चाहिए। कर्नल साहब बड़े अच्छे माहौल में बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि तल्ख बातें हों यहाँ पर। अच्छी बात हो रही है तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ या खिते में भारत चाहता है कि यार एक पीस हो, तो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जिम्मेदारी भी आयद होती है। भारत को बड़ापन दिखाना होगा। खिताब किसी किस्म की भी कोई वारफेयर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी किस्म की डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वार्स हैं, इंग्रेशंस हैं, वो खिते के लिए बड़ी तबाहकुन साबित हो सकती हैं। 3 न्यूक्लियर पावर्स इस खिते में बैठी हुई हैं और भारत को ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाते हुए बाकी मैं फ्लोर अतर साहब को देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं रिस्पॉन्ड कर रहा था कर्नल साहब की ख्वाहिश को। कर्नल साहब अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी तल्ख बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ उन्हें रिफ्लेक्ट करनी होगी लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेशन से, वोट से। भारत को ऐसी पावर्स लानी होंगी लोकसभा में जो पाकिस्तान या खिते के लिए अच्छी है। मौजूदा पावर जो मौजूदा भारत की जो इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है वो कतई जो है वो खिते में अमन नहीं चाहती। दैट्स वेरी प्रीटी क्लियर। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो गोरबाचोव ही साबित होंगे भारत के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मोदी के किरदार को आप किस तरह देखते हैं सारे सिनेरियो में, और इससे पहले भी जो कुछ हुआ? मोदी साहब के
Sir, can you kindly repeat? जी मैं ये पूछ रहा हूँ Sir, disturbance. Sir, disturbance. तो सर मोदी साहब के किरदार देखें यहाँ पे सारे सिनेरियो में, और उससे पहले भी जो कुछ होता रहा है। मोदी साहब का जो सर ये क्वेश्चन मुझसे किया आपने, कर्नल साहब से किया है? अच्छा साहब आपसे किया। ओके, मुझसे किया। अच्छा देखिए, हाँ। मोदी साहब का किरदार जो है उनके मैनिफेस्टो के ऐन मुताबिक है। मोदी साहब कोई अचानक उठ के नहीं आगे जो आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया कश्मीर में, या जो उनकी दीगर पॉलिसीज हैं, ये जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से उनके मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें शामिल हैं, तो वो अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगेन हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम मोदी साहब को अकेला कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मोदी इज विल ऑफ इंडियन पीपल, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है। अच्छे हैं बुरे हैं, हमें अच्छे लगे या बुरे लगे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इंडियन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया है। लेकिन जहां तक उनका किरदार है, अब क्या उनको इलेक्ट करके उनका इंतखाब करके क्या सही फैसला किया, ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन हम छोटे छोटे पॉइंटर्स अभी देख सकते हैं। इंडिया वो था असद जो इंटरनेशनल मीडिया का आलमी बरादरी की डार्लिंग होती थी। अगर इंडिया का जिक्र आए तो गोवा का जिक्र आता था, स्पाइसेस का जिक्र आता था, खूबसूरत रंगों का जिक्र आता था, ताजमहल का जिक्र आता था। अब आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, इनटॉलरेंस का जिक्र आएगा, माइनॉरिटीज राइट्स का जिक्र आएगा, ईयू की रिपोर्ट्स आई हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है। और 3-4 दिन कबल जो बाइडेन है, जो अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो CEA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके हवाले से उन्होंने क्लियर मौकिफ लिया है कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सो मच सो कि फिर अमेरिका में जो हिंदू पॉपुलेशन है उनका एक ग्रुप है, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो बाइडेन को, और उनको कहा है कि ये आप चीज अपने मैनिफेस्टो से बाहर निकालें। तो अब ये देख लें कि मोदी जी ने आके पूरी दुनिया में जो इंडिया का इमेज था, क्या उसको चेंज किया, क्या उससे इंडिया को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये मतलब कोई भी शख्स, कोई भी अक्लमंद शख्स थोड़ा सा देख के खुद ही अंदाजा लगा सकता है कि जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स होती है मुल्क के अंदर, क्या पता वो आपको वोट तो ले दे, आपकी बले बले हो जाएगी, आपकी मैचो टॉक भी हो जाएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं एक चीज से कर्नल साहब से थोड़ा सा एग्री भी करूंगा कि ये जो पूरे रीजन है ना, ये पूरे रीजन तरक्की करते हैं। दुनिया में ये नहीं हो सकता कि फ्रांस तरक्की करे तो जर्मनी गरीब हो, बेल्जियम गरीब हो, हॉलैंड गरीब हो, फिर वो गरीब जो है हर वक्त आपके घर के अंदर ऊपर उनकी नजर रहेगी। तो इंडिया अकेला या चाइना अकेला या पाकिस्तान अकेला तरक्की नहीं कर सकता, हमें पूरे रीजन को साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरा रीजन साथ तरक्की करेगा तो हम सबका उसमें फायदा है। और मुश्किलात हैं, चीजें हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता बैठ के जिस तरह भी हम हल करते हैं उनको हल करना पड़ेगा। और जहाँ तक कॉमन चीज़ों का ताल्लुक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का ताल्लुक है, ये देखें कर्नल साहब उस मुल्क से हैं जिनसे हमारी, आप कह सकते हैं कि 3 जंगें हुई हैं, लेकिन हमने कर्नल साहब को बुलाया है, वो आ गए, हमारे साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। आप किसी चाइनीज कर्नल को बुलाएं, उसको समझ ही नहीं आएगी। मतलब कॉमन नहीं है ना, चाइना बेशक हमारा दोस्त है पर बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन नहीं है उनके साथ, ये एक रियलिटी है, आपको मानना पड़ेगा। इंडिया में 20 फौजी मार गए हैं, ये या इन्होंने जिसे हम कहते हैं कि फेक सर्जिकल स्ट्राइक की और कहा कि पाकिस्तान में 300 बंदे मार दिए, तो इंडिया के अंदर से ही हमें जर्नलिस्ट ने कहा नहीं यार ये झूठी खबर है, आप हमें दिखाएं। चाइना में आप दिखा दें ऐसी कोई खबर, पाकिस्तान और इंडिया में अगर कोई खबर होती है तो बाहर आ जाती है। आप जैसा कोई भाई, इलियास साहब जैसा, कर्नल साहब जैसा, मेरे जैसा बंदा वो खबर बाहर निकाल देता है। चाइना में वही खबर बाहर आती है जो चाइना की हुकूमत चाहती है। तो हमारा एक बहुत रोमांटिक किस्म का जो व्यू है ना चाइना का, इसलिए कि चाइना का राइज अभी दुनिया ने देखा नहीं है, चाइना का राइज होना है और चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, पर हमें हर चीज़ को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए और चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रख के देखना चाहिए। अच्छा साहब, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि इंडिया इस तरफ इस वक्त जो है वो अमेरिका की तरफ भी देख रहा है कि अमेरिका एक तरफ जो मौजूदा सुपर पावर अमेरिका है और एक तरफ चाइना है जो कि कहा जाता है कि आने वाली सुपर पावर है। और ये जो वक्त है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया लॉकडाउन की सिचुएशन में है
और अब सब चीज वो यही को लगता है कि सुपर पावर है वो तो एक इस वक्त की कितनी अहमियत समझती हैं आप जो चाइना का अटैक है, और आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका इंडिया की मदद के लिए आएगा? अच्छा, एक तो देखिए चाइना और इंडिया जो है ना, ये दुनिया की आधी पॉपुलेशन है, ठीक है। दुनिया की आधी पॉपुलेशन इन दोनों मुल्कों में, इन दोनों मुल्कों में कुछ भी होगा तो उसका सब पे असर पड़ता है। अब एक सोच ये है इंडिया के अंदर, एक सोच ये है कि चाइना जो है वो ताइवान के सोल्जर्स को कुछ नहीं कहता, जापानियों को भी कुछ नहीं कहता, हिम्मत नहीं है चाइना की कि जापान को कुछ, हालांकि इख्तलाफात बहुत ज्यादा है जापान के साथ भी, लेकिन जापान अमेरिका का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उसके अंडर आता है। तो एक सोच ये है इंडिया में, जो वहाँ के संजीदा हल्के हैं, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये सोचती है कि क्या इंडिया चाइना के मुकाबले में हम जापान कह रहा हूँ, अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी मुआहिदा कर लें, उसके सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आ जाएं, तो फिर चाइना को हम कर्टेल कर सकते हैं, चाइना को हम रोक सकते हैं। तो ये एक सोच है। अब क्या वो इंडिया के लिए अमेरिका ये करेगा या अमेरिका नहीं करेगा, देखें कुछ ये है कि अमेरिका काफी ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस चीज पे बैंक कर रहा था कि जो कंटेन चाइना पॉलिसी है रीजन के अंदर, उसमें इंडिया बहुत वाइटल किरदार अदा करेगा। जिस तरह यूएस को डिविडेंड्स मिले पाकिस्तान से रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया अफगानिस्तान के अंदर, वो सोच रहे थे कि इसी तरह हम चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया से कोई रोल वहां पे प्ले करवाएंगे और इंडिया के साथ वो बॉक डाउन हो जाएगा, हेजमोनी उसकी अपने रीजन में कायम नहीं होगी, दो बड़ी पावर्स हो जाएंगी, तो वो उस रीजन के बाहर नहीं सोचेगा। तो वो एक तरह से जो उसके प्लान्स थे यूएस के, उसको भी थोड़ा सा धचका लगा है। बाकी ये है कि आगे जाके अब इंडिया इसका क्या करेगा, टू बी ऑनेस्ट बातचीत से ही ये मसला हल कर सकते हैं। मिलिटरीली अभी तक जो इंडिया का रिस्पांस है, मेरे ख्याल में इस चीज का इदराक है इंडिया की सिविलियन उस लीडरशिप को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी कि इसका हम मिलिट्री के लिहाज से कोई हल नहीं निकाल सकते। लेकिन आखिरी बात मैं यहाँ पे करूंगा, अभी खत्म करूंगा, कि एक उन्होंने कसूर ये कर दिया है कि वो एक जो ये मंत्रा पेश करते रहे ना, अपने लोगों के जहन में डालते रहे कि हम कोई सुपर पावर बन गए, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, वो बात ही अब इस तरह करते हैं इंडिया अमेरिका। बात ये नहीं है भाई, आपकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो है वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे रह रहे हैं। पाकिस्तान को आप बेकारी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बीजेपी का जो केयर्स फंड है ना, सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी फंड है जो, जिसमें लोग पैसे दे रहे हैं, उसके अंदर चाइना की कंपनियों ने भी पैसे दिए हैं। तो मतलब ये है कि अब कांग्रेस ने, हालांकि जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुतालबा भी किया है कि बीजेपी जो है ये पैसे अब वापस करे चाइना को। तो वो जो एक इमेज पेश करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा रोमानवी किस्म का कि इंडिया एकदम से सुपर पावर बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मोदी साहब का किरदार इस सारे सिनेरियो में, और आपको क्या लगता है कि मोदी साहब की जो मुतमिन है, आपको नहीं लगता कि मोदी तक नुकसान पहुंचाया है? पिछले साल भी उन्होंने है वो कुछ बयान दिए चाइना के खिलाफ, और ये सब आपके सामने। Sir, can you repeat the question because there was a disturbance, sir. के जो मोदी साहब के बयानात हैं या मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं सारी, जी, आपको नहीं लगता है कि उसने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है? जी, जो मोदी साहब की पॉलिसीज है, जब से आप ये देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनका स्टेचर थोड़ा सा बड़ा है। इन्होंने जो फोकस किया है, 18 टाइम्स जिनपिंग साहब के साथ मिले हैं, अमेरिका में गए हैं, बाकी कंट्रियों में भी ये काफी टूर किया है इन्होंने। तो इन्होंने जो डेवलप किया है रीजन को, ही वांट टू ब्रिंग country in a very strong economical front. He want to have a better relation, because हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर्स से, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, हम चाहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी ठीक हो, हमारे रीजन में शांति हो,
बॉर्डर पे शांति हो प्लस रीजन में शांति हो। अगर कोई प्रॉब्लम अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है किसी दूसरी कंट्री से, वो भी डेफिनेटली इफेक्ट डालता है उस कंट्री को, बिकॉज आज ग्लोबलाइजेशन से हम लोग बहुत, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज हमारे पूरे देश में पता लग रहा है कि चाइनीज का इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट रेल में और दूसरे डिपार्टमेंट में, बीएसएनएल वगैरह में इनकी टेंडरिंग है। व्हाट आई मीन कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो मैं ये आज कहना चाहता हूं कि आज जो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है सर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यू सी वी वर फोर्स टू फाइट, मतलब वी मीन्स नॉट इंडिया, अदर कंट्री आल्सो ऑन ए सम पर्टिकुलर इशू एंड लेट। आप पीछे 10 साल में देखें, इराक वॉर और अफगानिस्तान, इट वॉज ए कंपल्शन टू फाइट ए वॉर एंड कंट्री वॉर से दे डोंट गेट एनीथिंग। जितना हम पीसफुल नेगोशिएशंस करके और एक दूसरे के क्लोज टाइज बना के वी कैन डेवलप। एंड जैसे कादरी साहब ने कहा कि एक कंट्री अमीर होने से वो चीज नहीं होती है, जब तक रीजन में प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स होंगे। तो दिस इज, आप ये देख लीजिए कि एक कंट्री के अंदर भी अगर एक स्टेट में हालत खराब होती है, मतलब वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, द ट्रबल स्टार्ट्स। सेम आल्सो एम्प्लॉयज इन द रीजन एज वेल एज द वर्ल्ड आल्सो। तो दिस विल कीप ऑन। ये सोमालिया का मैं आई एम कोटिंग एग्जांपल। Somalia was under lot of lot of problem. They start disturbing the ships. They start looting the ships. So it is a overall. मैं कादमी साहब ने जो बताया, it stand internationally. You see his vision, and I am quoting with the example. तो it is, हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, पहले टेन्योर में भी और दूसरे टेन्योर में भी इंटरनेशनल स्टेचर जो है, ही हैज बीन आउट मोर। आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतनी कंट्री को टूर नहीं किया। एंड इट इज डेफिनेटली इन हिज माइंड कि हमारा जो है रीजन के अंदर नेबर्स के साथ, ये भी एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। अगर फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वो अपने नेबर्स के साथ में अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकते तो इट इज अगेन ए फेलियर। So our foreign policies, Prime Minister Saab, his cabinet, it is within those people to have a clear-cut vision in the foreign policy और develop a better relations। ये भी हमारी इंटरनल पार्टी आपस में जब डिबेट होती है, चाहे अपोजिशन है या दूसरी है, दिस इशू इज डिस्कस्ड इन लेंथ कि जब हम लोग पावर में थे तो हमारे नेबर्स के साथ ये था, आज ये लोग पावर में है तो इनके नेबर्स के साथ ये है। दिस इज ए बेंचमार्क फॉर असेसमेंट आल्सो। तो मोदी जी ने कोशिश की है और मोदी जी से उम्मीद भी ये की जाती है कि हमारे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हों। थैंक यू। अच्छा, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि नेबर, लेकिन अगर हम आपकी मुल्क की बात करें तो वहां पे अपने से जो है वही आप जो है, हमने देखा कि कोविड से पहले जो है वो लोग सब सड़कों पे थे और एहतजाज कर बिल लेके आए हैं उसके ऊपर। तो जब आप ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आप पहले जो अपने मुल्क में अक़लियतें रहती हैं उनके साथ तो ताल्लुकात बेहतर करें, उनको तो महफूज रखें। सर, आर यू टॉकिंग अबाउट CAA, सर? एम आई राइट? हेलो जी, हेलो, यस सर, यस हेलो यस सर, कैन यू डिस्टर्बेंस की वजह से कैन यू काइंडली रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? जी सर, मैं यही, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि दुनिया में आपने अच्छे रिलेशन कायम करने हैं नेबर्स के साथ, और अगर हम आपके ही कंट्री की बात करें तो ये कोविड से आपके बहुत सारी जो तादाद है लोगों की वो सड़कों पे थी, और वो जो आप लोग एक बिल लेके उससे माइनॉरिटीज हैं वही सेफ नहीं रही थी आपकी कंट्री में। तो जब आपके अपने घर में लोग महफूज नहीं होंगे तो आप बाकियों के ताल्लुकात कैसे ठीक करें? Sir, I am a soldier. I talk very straight on you. सॉरी, मुझे एक और ब्रॉडकास्ट में जाना है और वो लिटरली 5 मिनट के अंदर शुरू हो रही है, तो मैं एक्सक्यूज करेंगे आप लोग? Yes, sir. Sir, in a very brief manner, I am telling.
सर थैंक यू सो मच। आप ये देखो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, इट वॉज ए वेरी बर्निंग इशू, इट वॉज ए वेरी बर्निंग इशू एंड इट वॉज सॉल्व विदाउट एनीथिंग। बट मैं आपको एज ए सोल्जर आई एम टॉकिंग वेरी स्ट्रेट, दिस CAA दे नेवर रियलाइज्ड, बिकॉज इसमें तो किसी का सिटीजनशिप जाने का कोई प्रावधान ही नहीं था। इसमें तो जो लोग वहां के बाहर के हैं उनको देने का था। बट somehow you see in democratic country things flare up in such a fashion कि it has gone in a very different manner. But जहां पे हमें मुद्दा रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात थी, वो मुद्दा इन्होंने बड़ा अच्छा सुलझा लिया। पर दिस was handled in a very, it was not a good image of India and no rhyme or reason. You are definitely right. I don't deny the fact, and whole world knows about it. But it was a very simple and very straight. But somehow, you see the other people, they flare up the issue, sir. Otherwise, this was a simple, sir. We are not taking anybody's citizenship. We are giving citizenship. Those people have come from other countries, and those who are not having citizenship, that was the issue, sir. But somehow it was been flared up and this way, and this is a very truth, sir. That's all, sir. यासिर साहब, आपका कमेंट इस पे जाऊंगा मैं। देखिए, मैं पहले बात करूंगा, काज़मी साहब ने एक पॉइंट बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें चीन के साथ रिलेशनशिप को, पाकिस्तान को खास तौर पे ओवर रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने। चीन की इस वक्त दुनिया पूरी में दो ही सैटेलाइट स्टेट्स समझी जाती हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक म्यांमार, और दोनों कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन में नहीं है। ये भी अभी नहीं पता कि चीन जब दुनिया में एज ए सुपर पावर इमर्ज करता है, अभी तो वो ग्रेट पावर है, सुपर पावर बनने के लिए उसको वर्ल्ड का GDP का 50% अटेन करना है, जो एक अच्छा और आसान टारगेट नहीं है, और कम से कम भी उसमें उसको 30 साल मजीद लग सकते हैं, क्योंकि अभी वो 22% ऑफ वर्ल्ड GDP है। लेकिन यह है कि अमेरिका का जो फॉल है वो उसमें ऐड कर है। अमेरिका से दुनिया के 19% की GDP के ऊपर आ चुका हुआ है, और अभी इस पेंडेमिक के बाद जब नए फिगर्स आएंगे तो फिर सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होगी। तो एक बात तो ये होगी कि ओवर रोमांटिसाइज वाकई नहीं करना चाहिए चीन के साथ ताल्लुकात को, लेकिन जब आपकी हिस्ट्री इतनी फ्रेजाइल हो, आपके इंस्टेंट और नेचुरल एक जो आपका नेबर है उसके साथ आपकी हिस्ट्री इतनी फ्रेजाइल हो, तो नेचुरली आप शेल्टर लेते हैं एक बड़ी ताकत का। इसी तरह भारत को भी जो है वो अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती हुई मोहब्बतों और कुर्बतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उसको भी ओवर रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। खित्ते की दोनों हकीकतें हैं, पाकिस्तान भी खित्ते की एक हकीकत है, भारत खित्ते की एक बड़ी हकीकत है, चीन खित्ते की एक बड़ी हकीकत है। ज़्यादा जिम्मेदारी ज़ाहिर है इन दोनों बड़ी रियासतों के ऊपर, बड़ी क़ुव्वतों के ऊपर आती है कि ये खित्ते को खुशहाल बनाने के लिए किस किस्म का एटीट्यूड करती हैं। बड़ी स्टेट्स को थोड़ा सा गिविंग रोल भी होना चाहिए। अमेरिका जब 1945 के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद इमर्ज किया एज ए सुपर पावर दुनिया में, उसका रोल एक फादरली फिगर के तौर पर भी था। भारत अगर खित्ते में बड़ा होना चाहता है, दुनिया में बड़ा होना चाहता है, चीन खित्ते में बड़ा होना चाहता है, दुनिया में बड़ा होना चाहता है, तो इन दोनों को ये फादरली फिगर अडॉप्ट करना होगा। उसके बाद बात आ जाती है, हम प्लेजेंट्रीज जितनी भी एक्सचेंज कर लें यहाँ पे बैठकर, कर्नल साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे माहौल में बात हो रही है, और बहुत ही उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव और फ्रेंडली है, और उनसे अच्छी वाइब्स आती हैं। लेकिन हम जितने भी यहाँ पे बैठ के प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहे हैं, फैक्ट्स चेंज नहीं होते। सर फैक्ट ये है कि अगर हमें पाकिस्तान, इंडिया और खित्ते की सूरत हाल बेहतर करनी है, तो दोनों ममालिक अपनी हॉकिश जो इनका एटीट्यूड है और जो वहाँ पे डोमिनेट करता है, अर्नब गोस्वामी टाइप के जो लोग खित्ते में लगता है कि पॉलिसी साजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको हमें बैक बेंचेस पे लेकर जाना होगा और अच्छी सेन वाइसेस को फ्रंट वाइसेस डेस्क पे लाना होगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें ये शहरग और टूट टंग के चीज़ों से अब आगे निकलना होगा, बहुत हो चुका है इसके ऊपर, और हमें कश्मीर का डिस्प्यूट सबसे पहले, इस खित्ते का जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है वो कश्मीर है। हमें कश्मीर, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले को हल करना होगा, क्योंकि भारत भी ये प्लेज कर चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में, पाकिस्तान ने भी प्लेज किया हुआ है, और कश्मीर का फ्यूचर सिर्फ डिटरमिन करेंगे कश्मीरीज, ना पाकिस्तान ने डिटरमिन करना, ना भारत ने डिटरमिन करना। लेट बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज अबाउट इट। हम अपने जो ट्रेडिशनल स्टांस हैं, अपने हॉकिश किस्म के लोगों को खुश करने के लिए जो हम स्टांस इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है, उनका एक अपना पब्लिक कंजम्पशन है, वो पब्लिक कंजम्पशन होनी चाहिए, मैं नहीं मना करता उससे, लेकिन बहरहाल अब कुछ सीरियस स्टेप्स होने चाहिए इस तरह। तीसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि जिससे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ
कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर आइस ब्रेकिंग होनी है तो पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान का जो पैरानोया है, वो बड़े हद तक रैशनल किस्म का है। पाकिस्तान हकीकत पसंदी के साथ एक अपने बड़े पड़ोसी से खाइफ रहता है या सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न रहते हैं, और वो बड़े बजा तौर पर ठीक भी हैं। तो इसलिए भारत को थोड़ा सा बड़ापन दिखाना होगा और भारत को पाकिस्तान की डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में जो होती रही भारत की तरफ से वो रोकनी होगी, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना होगा। फिर पाकिस्तान में जवाबी तौर पर एक बयानिया डेवलप होगा कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। तो ये सूरत हाल है। हमें अब देखना ही चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस पूरी जो सिचुएशन में है वो दिल्ली का है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बीजिंग का रोल इम्पोर्टेंट है इतना, ना इस्लामाबाद का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो रोल इम्पोर्टेंट है खित्ते में वो दिल्ली का इम्पोर्टेंट है। दिल्ली कैसे इन सारी सिचुएशन को डिफ्यूज करता है ये दिल्ली के ऊपर है। आप बात कर चुके हैं कि भारत पड़ोसियों के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो भारत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मल्टीलिंगुअल कंट्री भी है, मल्टी एथनिक कंट्री भी है। तो भारत के पास एक बड़ा पोर्शन मुसलमानों का है, तकरीबन उसकी आबादी का 1/5 जो है वो मुसलमान है। तो जो दुनिया पूरी में एक तासुर है कि भारत इस वक्त जो हुकूमत है वो मुस्लिम कुश हुकूमत है भारत में, इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। अगेन बार बार कर्नल साहब सोच रहे होंगे कि मैं सारी बॉल जो भारत के कोर्ट में छोड़ूं, लेकिन दैट्स हाउ इट गोज़। ये सूरत हाल इस तरह है कि भारत को ही पहल करनी होगी बहरल खिते के लिए भी, और डेफिनेटली भारत जब इस तरह के कोई इकदाम करता है तो उससे खिते में बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे, वो पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। और जो जिस तरह बात की थी काज़मी साहब ने और कर्नल साहब ने उसको इंडोर्स किया, मैं भी उसको इंडोर्स करता हूँ। इट्स रीजन्स जो इमर्ज करते हैं और ये रीजन्स जो होते हैं जो कोलैप्स करते हैं। भारत अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान को बदहाल रख कर या पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी के तनाजुर में तंग करके वो एक बड़ी पावर बन सकता है तो भारत गलत सोचता है। और इसी तरह चीन जो अगर सोचता है कि वो भारत के साथ जो है वो एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट करके मर्ज कर सकता है दुनिया में, तो वो भी गलत सोचता है। तो भारत को तो मैकमोहन लाइन जो चीन के साथ है उसके ऊपर भी तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए, और जो रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ जो सेटल्ड बॉर्डर है उसके ऊपर तो तनाज़ात होने ही नहीं चाहिए। रह जाता जो हमारा खिता ऊपर जो नॉर्थ का कश्मीर का, तो हमें दोनों स्टेट्स को ग्रेटिट्यूड शो करके ये इस वक्त 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंसानी जानों का मामला है, उनको डिसाइड करने दें कि उनका फ्यूचर क्या होगा। वो कहाँ वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो उनका राइट है। पाकिस्तान और भारत को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, उनको ये राइट देना होगा। दैट्स द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई रास्ता आगे टाइम थोड़ा, तो मैं जाते जाते आपसे चाहूंगा कि इस पे अगर आपको कमेंट करना चाहिए या फिर सर वेरी नाइसली यासी साहब ने बताया है, दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, दीज आर द थिंग टू शो यू नो सम मेक ए एनवायरमेंट। एंड वाजपेयी साहब ने एनवायरमेंट बनाया था, और उस टाइम यू नो पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशंस का और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, दीज आर द कल्चरल टाइज, 1-to-1 एजुकेशन एक्सचेंज, you know ties for young children, and we share the common history, sir. Sir, if you find I talk about army, all our senior officers, they fought war together, Second World War, First World War. We have the same system in the army, sir. Like Pakistani army has the same standards. We have also the same culture. Our common people also share the same thing, sir. So we are brothers. India and Pakistan, हम भाई हैं, sir. We are the common, we share the common. Only the geography की एक line जो है 47 में वो sir वो demarcation हो गई है. So we should develop and sir, the shoulder of responsibility, like you are a media people, sir. Young youth, ladies, young educated lot, they should develop this culture and force the leadership here also and there also, sir. If we should come together and live in a very peaceful and cordial. Sir, India में मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूं, जितने आर्किटेक्टल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए हैं, यू सी ऑल टुगेदर, इवन फूड हैबिट्स, नवाबी जितने भी हैं, we all we share the same this thing, kebabs and all that.
So we are the all one family, sir. So this can be, it is not it is a little difficult, but it will be like, if you'll spread this thing, I'll spread in our country slowly and slowly. And this move was there, sir. Last 10 to 15 years back, this move was there. Vajpayee ji, cultural ties, most favored nations. That is how we build up. हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के क्रॉसिंग है, सब चीजें हमारे एक दूसरे के है, तो वी कैन डेवलप सर, लाइक राइटली यासीर साहब हैज ब्रॉट आउट वेरी गुड पॉइंट. एंड जो अदर जो हमारे नेशंस हैं, लाइक नेपाल है, इवन चाइना, इफ ही हैज दिस डैप टैप पॉलिसी एंड ऑल दैट, he will also know कि now you can't play with these guys. So that we have to build up this confidence. These are the confidence building measures. These are small exchange, sports, and culture programs. These are the confidence building measures, sir. Thank you very much, sir. We have enjoyed your program. Thank you, sir. We have enjoyed and we'll be in touch. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So kind of you. Bye bye, sir. Good day, sir. Thank you. Thank you. Thank you. सर आपका बहुत शुक्रिया, यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ताहिर साहब जो है वो चला चुके हैं, लेकिन इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. And make it, sir.